दीनानाथ जी मालती जी को छोड़कर क्या गए कि उनके जीवन में जैसे सब कुछ बदल ही गया। कभी सोचा भी नहीं था मालती जी ने कि उनका अपना बेटा एक दिन ऐसे बदल जाएगा। जिस बेटे को अपने खून से सींचा, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, कामयाब बनाया, और आज वही बेटा। किचन में काम करती हुई मालती जी के दिमाग में कुछ ऐसे ही विचार चल रहे थे और हाथ बर्तनों पर धीरे धीरे स्कॉच ब्राइट घिस रहे थे। दोस्तों, यह कहानी है मालती जी और उनके बेटे निशांत और बहू ऋचा की। शहर के शोर शराबे वाली भीड़ भाड़ से और तंग गलियों से दूर एक अच्छी खुली बड़ी सड़क के किनारे एक आलीशान सोसाइटी के रॉ हाउस में दिन की शुरुआत न तो पूजा की घंटी से, न धूप बत्ती अगरबत्ती की खुशबू से, बल्कि तानों की कड़वाहट से होती थी। आज सुबह का नज़ारा भी कुछ ऐसा ही था। मालती जी रसोई में खड़ी हुई चाय छान रही थी। तभी डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठी बहू ऋचा ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपने पति निशांत से कहा, निशांत, देख रहे हो तुम्हारी माँ से अब तक चाय नहीं बनी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आजकल माँ जी जानबूझकर धीरे धीरे काम करने लगी है? कल रात भी डिनर आधा घंटा लेट था और आज सुबह की चाय का भी यही हाल है। ऑफिस के लिए मुझे लेट हो जाता है और इन्हें बस अपनी पूजा पाठ से फुर्सत मिले तब तो। बड़ी मुश्किल से तो इनकी सुबह की वो घंटी की आवाज़ बंद करवाई है, वरना तो 5 बजे कान फोड़ने शुरू कर देती थी। निशांत ने टीवी से नजरें हटाए बिना ही कहा, छोड़ो ऋचा, तुम गुस्सा मत करो। माँ की उम्र हो गई है, ये उनकी उम्र का तकाजा है। नहीं निशांत, ऐसा ऐसा नहीं है। जब पापा थे तब तक तो सब समय पर होता था, क्योंकि पापा का अनुशासन कड़ा था। अब तो माँ जी को लगता है कि घर उनकी जागीर है। उन्हें समझना चाहिए कि अब घर मेरे और तुम्हारे पैसों से चलता है, तो घर में नियम भी मेरे और तुम्हारे ही चलेंगे। निशांत बोलता है, तुम ठीक कह रही हो ऋचा। अब तुम घर की मालकिन हो और मैं घर का मालिक, तो घर भी हमारे हिसाब से ही चलेगा ना कि माँ के हिसाब से। मालती जी रसोई की दहलीज पर खड़ी ये सब सुन रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे और उनकी आंखों में पानी था। वह मन ही मन सोच रही थी कि यह वही निशांत है जिसे पालने के लिए मैंने अपनी रातों की नींद और अपनी पसंद की हर चीज कुर्बान कर दी थी। उन्होंने दबे पांव जाकर टेबल पर चाय रखी और वापस किचन की ओर जाने लगी। ऋचा ने कप उठाकर चाय का घूंट लिया और मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी जी, आज संडे है तो शाम को मेरी कुछ दोस्त घर आ रही हैं। आप प्लीज अपने कमरे में ही रहिएगा। आप ये ओल्ड फैशन साड़ी पहनकर मेरी दोस्तों के सामने जो रामायण महाभारत वेद पुराण न जाने क्या क्या बातें करती हैं और उन्हें भी पूजा पाठ करने की सलाह देती हैं, मेरी दोस्त बाद में मेरा मजाक बनाती है। सो प्लीज उनके लिए नाश्ता आदि बनाकर अपने कमरे में बंद हो जाना। बहू की हिदायत सुनकर मालती जी ने कुछ नहीं कहा, बस धीमे से हाँ में गर्दन हिला दी और आंखों में आंसू लिए वो किचन में वापस नाश्ता बनाने के लिए चली गई। निशांत और ऋचा नाश्ता करके बाजार जाने के लिए निकल गए थे। उन दोनों के जाने के बाद घर में शांति सी छा गई। मालती जी घर के कामों से फ्री होकर अपने कमरे में आकर आराम कुर्सी पर बैठ गई और दीवार पर टंगी अपने स्वर्गीय पति दीनानाथ जी की तस्वीर को देखने लगी। दीनानाथ जी एक ईमानदार
सरकारी अफसर थे। उनके रहते घर में सुमित्रा जी का स्थान किसी रानी से कम नहीं था। 4 साल पहले जब दीनानाथ जी जीवित थे तब तक सब कितना अलग था। इस घर में सब कुछ कितना अच्छा था। निशांत को जब विदेश जाकर पढ़ाई करनी थी तो घर में पैसों की कितनी तंगी थी। दीनानाथ जी ने सोचा था कि अपना फंड बचाकर रखूंगा बुढ़ापे के लिए। उन्होंने अपना रिटायरमेंट फंड कितना बचाना चाहा था, पर मालती जी ने जिद करके उनसे कहा था कि सुनो जी, बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा तो हमारा ही नाम रोशन होगा। मेरे जो ये खानदानी सोने के कंगन और हार हैं ना, ये बेच दीजिए। पर निशांत की पढ़ाई उसकी इच्छा अनुसार विदेश में ही होनी चाहिए। उस दिन मालती जी ने अपने शरीर की सारे गहने उतार दिए थे अपने बेटे निशांत की पढ़ाई के लिए। केवल एक मंगलसूत्र अपने पास रखा था। आज उसी बेटे की पत्नी को उसकी माँ के पुराने पहनावे से शर्म आती थी और बेटा चुपचाप पत्नी का समर्थन करता है। शाम को जब ऋचा की पार्टी खत्म हो गई, निशांत और ऋचा अपने कमरे में थे तो उन दोनों के बीच एक गंभीर चर्चा चल रही थी। तब मालती जी यह सोचकर कि अब तो बहू की सहेलियां शायद चली गई हैं, तो वह पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आई और बहू बेटे की बातें सुनकर मालती जी उनके कमरे के बाहर ठिठक गई। तो मालती जी ने सुना कि उनका बेटा निशांत अपनी पत्नी ऋचा से कह रहा था, देखो ऋचा, हम दोनों अगले महीने बेंगलोर शिफ्ट हो रहे हैं और वहाँ जो फ्लैट मिला है वह छोटा है और मेरा भी मन माँ को साथ लेकर जाने का नहीं है। मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। माँ को साथ लेकर जाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हमारी आज़ादी में और कैरियर में माँ बहुत बड़ी बाधा है। ऋचा चहकते हुए बोली, अरे निशांत, परेशान क्यों होते हो? वो है ना आनंद ओल्ड एज होम, माँ जी को वहीं रख देते हैं। मैंने सुना है वहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। मम्मी जी को भी वहाँ अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे। यहाँ पर माँ वैसे भी अकेली बोर होती रहती है। ऋचा की ओल्ड एज होम वाली एडवाइस सुनकर निशांत थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, पर ऋचा, माँ को क्या कहेंगे? और ये घर, पापा ये घर पहले ही माँ के नाम कर चुके हैं। यदि माँ के नाम नहीं करते तो आधा मेरे हिस्से में भी आता, तब तो मैं कुछ बोल भी सकता था। मगर अब निशांत की बात सुनकर ऋचा ने चिढ़ते हुए कहा, अरे ये घर बेचकर जो पैसे आएंगे उसी से तो हम बेंगलोर में नौकरी ना करके अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बेंगलोर बड़ा और आधुनिक शहर है, वहाँ कितनी अपॉर्चुनिटी है। तुम मम्मी जी को समझा देना कि ये उनके भले के लिए ही है। बेटे बहू की बातें सुनकर मालती जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस बेटे को उन्होंने इतना लाड प्यार किया, जिसकी सारी इच्छाएं पूरी की, कभी अपने आप से अलग नहीं समझा, वह आज उन्हें बोझ कह रहा है। अगले दिन निशांत ने हिम्मत जुटाकर मालती जी से बात की, माँ, हम सोच रहे थे कि आपकी सेहत के लिए आनंद में रहना बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ डॉक्टर भी होंगे और आपको आपकी हम उम्र सहेलियाँ भी मिल जाएंगी और हम ये घर
और बाकी प्रॉपर्टी बेच देंगे। बस आपको रजिस्ट्रार ऑफिस चलकर घर और प्रॉपर्टी बेचने के कुछ पेपर्स पर साइन करके अंगूठा और उंगलियों के निशान देने होंगे। मालती जी ने पहले बहू ऋचा की ओर देखा, फिर बेटे निशांत की आंखों में झांका। मालती जी की आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि एक चट्टान जैसी मजबूती थी, एक दृढ़ता थी। उनके चेहरे पर विश्वास था, एक कड़ा फैसला लेने का। मालती जी ने बेटे की आंखों में झांकते हुए कहा, निशांत बेटा, मकान और प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। टेबल पर एक गुलाबी रंग की फाइल रखी हुई थी। उन्होंने उस फाइल को हाथ में उठाया और निशांत की ओर बढ़ा दिया तथा शांत स्वर में बेटे से कहा, निशांत बेटा, इस फाइल में जो न्यूज़पेपर की कटिंग रखी हुई है, जरा इसे ध्यान से पढ़ना। असमंजस की स्थिति में निशांत ने फाइल से एक पुराना अखबार का टुकड़ा और कुछ कानूनी दस्तावेज निकाले। निशांत ने उसे पढ़ना शुरू किया और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह न्यूज़पेपर की कटिंग लगभग 35 साल पुरानी थी, जिसमें लिखा था, अहमदाबाद शहर के मोती विहार में एक पार्क के पास कचरे के डिब्बे में मिला एक जीवित नवजात बच्चा, जिसे निस्संतान दंपत्ति ने अपनाया। मालती जी ने फिर कहना शुरू किया, अब सुनो निशांत, तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो, बल्कि तुम एक कचरे के डब्बे से मिले हुए अनाथ बच्चे हो। जब तुम हमें मिले तो तुम्हारी स्थिति बहुत नाजुक थी। मैं और तेरे पापा तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गए, पुलिस को फोन किया। तुम बहुत कमज़ोर थे। इतनी छोटी सी आयु में तुम्हें ब्लड की ज़रूरत थी। मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, तो मैंने तुम्हें अपना ब्लड दिया। जब तक तुम अस्पताल में एडमिट रहे, तब तक हम दोनों पति पत्नी एक पल के लिए भी अस्पताल से नहीं हिले। पता नहीं क्यों हम दोनों को तुमसे इतना लगाव हो गया था। जब तुम ठीक हो गए तो पुलिस ने तुम्हें अनाथालय में देने की बात कही, तो मेरे दिल में कुछ चटक सा गया। मुझे लगा जैसे मेरे कलेजे का कोई टुकड़ा करके ले जा रहा है। उन 3-4 दिन में हम दोनों को तुमसे अपने बच्चे जैसा लगाव हो गया था। तो हमने पुलिस से बात करके तुम्हें गोद लेने के कागज़ बनवाए। तो पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि एक बार हम बच्चे को पास के किसी अनाथ आश्रम को सौंप दें, उसके बाद आप विधिवत रूप से बच्चे को गोद ले सकते हैं। पुलिस ने तुम्हें अहमदाबाद के पन्नालाल ज्योतिबेन अनाथालय को सौंप दिया। उसके बाद हमने अनाथालय से विधिवत तुम्हें गोद लिया, मगर तुम्हारे पिता और मेरे पति दीनानाथ जी डरते थे कि कहीं बड़े होकर आसपास के लोगों से हमारे बेटे को पता चल गया कि वह हमारी संतान नहीं है, तो ऐसा न हो कि वह अपने आप को हमसे अलग महसूस करने लगे। यही सोचकर हम दोनों ने अहमदाबाद शहर छोड़ने का फैसला किया और अहमदाबाद में अपना सब बेचकर यहाँ सूरत आकर बस गए। और ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं था कि हमारी कोई संतान नहीं हो सकती थी या हम दोनों माता पिता नहीं बन सकते थे। हम दोनों बिल्कुल स्वस्थ थे। हमारी शादी को केवल 3 ही वर्ष हुए थे, मगर तुम्हारे आने के बाद हम दोनों ने बहुत विचार विमर्श करके यह फैसला लिया
कि हम अपनी कोई संतान पैदा नहीं करेंगे। हमारी सोच थी कि यदि हमने अपनी कोई संतान पैदा की और भविष्य में हमारे बेटे निशांत के प्रति हमारा प्यार कम हो गया तो हम उसके और अपने बच्चे के बीच तुलनात्मक रवैया अपनाने लगे, तो यही सोचकर हम दोनों ने अपनी कोई भी संतान न करने का एक कठोर फैसला लिया। सूरत आकर तुम्हारे पिता ने बहुत मेहनत की, सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करते रहे और भगवान की कृपा तुम्हारे पिता के अथक प्रयास और तुम्हारे भाग्य से उनकी सरकारी नौकरी लग गई और हम तीनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। इधर तुम धीरे धीरे बड़े होने लगे और उधर तुम्हारे पापा के प्रमोशन होते गए, वो तरक्की करते चले गए। ये मकान बनवाया, एक दो प्लॉट और लिए, काफ़ी प्रॉपर्टी बढ़ा ली, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, कुछ फिक्स डिपॉजिट करवाए, अपना जीवन बीमा करवाया। फिर उनके मन में एक बात आई कि हम हमारे बेटे को पढ़ा लिखा कर इतना सक्षम बनाएंगे कि वो अपना जीवन स्वयं संवारे और साथ ही आने वाले समय में अपने जैसे अनाथ बच्चों को भी आसरा दे। यही सोचकर उन्होंने अपनी पूरी जायदाद और इस घर को मेरे नाम कर दिया था और मुझसे यह कहा था कि मालती, जब हमारा बेटा कामयाब हो जाएगा तो इस प्रॉपर्टी से हम एक ट्रस्ट बनाएंगे जो अनाथ और बेसहारा बच्चों की सहायता के लिए हर पल तत्पर होगी। आने वाले समय में हमारा बेटा निशांत इस ट्रस्ट की देखरेख करेगा। यही मेरा सपना है, मगर अफसोस कि तुम्हारे पापा अपना सपना पूरा करने से पहले ही इस दुनिया से चले गए और तुम इतने लालची हो गए कि तुम प्रॉपर्टी बेचकर और अपनी माँ को वृद्धाश्रम में धकेल कर यहाँ से भाग जाना चाहते हो। कान खोल कर सुन लो, तुम दोनों, इस पूरी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक अब मेरे पास है और अब मैंने सोच लिया है कि मैं अब इस घर को एक वृद्ध आश्रम बनाऊंगी, क्योंकि आज अनाथ आश्रम से अधिक वृद्धाश्रम की आवश्यकता है। मेरे जैसी न जाने कितनी मालती जी होंगी जिन्हें उनके बच्चे घर से बेघर करने को तत्पर रहते होंगे। मालती जी के मुख से पूरी कहानी सुनकर निशांत और ऋचा सन्न रह गए थे। मालती जी आगे बोली, निशांत बेटा, मैंने तुम्हें अपनी कोख से नहीं, अपनी आत्मा से, अपनी भावनाओं से जन्म दिया था, अपने दूध से नहीं, अपने प्रेम, अपनी आशाओं से, अपने खून से सींचा था। तुम्हारी हर जरूरत को पूरी करने के लिए मैंने अपना श्रृंगार तक बेच दिया, क्योंकि एक स्त्री के गहने उसका श्रृंगार होते हैं और अपने गहने मैंने तुम्हारी एजुकेशन के लिए बेच दिए। पर आज तुमने साबित कर दिया कि संस्कार ना तो पालने से आते हैं, ना ही खून से आते हैं। संस्कार तो इंसान के स्वभाव में होते हैं। हम दोनों पति पत्नी ने हमेशा तुझे अच्छे ही संस्कार देने का प्रयास किया, मगर कहाँ आ सके तुम में वो संस्कार जो हमने देने चाहे। तुमने तो वही सोचा, वही करना चाहा जो तुम्हारे स्वभाव में था। निशांत माँ के सामने हाथ जोड़कर आंसू बहाते हुए टूटी आवाज में बोला, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये सब नहीं पता था। मालती जी उठी और दृढ़ स्वर में बोली, नहीं निशांत, अब नहीं। अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो और अब फैसला मुझे लेना है।
तुम दोनों अगले हफ्ते बेंगलोर जा रहे हो, खुशी खुशी जाओ, पर यह घर मेरा है। रिचा ने बीच में बोलना चाहा, पर मम्मी जी, हम वहाँ कैसे? हमने तो सोचा था ये घर और प्रॉपर्टी बेचकर हम बेंगलोर में कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे। मालती जी ने बहू को बीच में ही रोकते हुए कहा, बहू तुम तो बहुत होशियार हो, समझदार हो। बिजनेस तुम अपनी मेहनत से शुरू करो, मेरे सिर की छत बेचकर नहीं। मैंने फैसला कर लिया है कि इस घर में मैं उन वृद्ध महिलाओं को शरण दूंगी जिनके बच्चे मेरे बेटे की तरह उन्हें वृद्ध आश्रम भेजना चाहते हैं। हम सब वृद्ध महिलाएं एक दूसरे का सहारा बनेंगी। निशांत और ऋचा को एहसास हो गया कि उन्होंने अपने स्वार्थ और लालच के चलते क्या कुछ खो दिया है। निशांत और ऋचा को अपनी गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ी। उनका बेंगलोर शिफ्ट होने का सपना पूरा न हो सका क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वह बेंगलोर जाकर नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत और बिजनेस कर सकें। वो दोनों तो घर और प्रॉपर्टी बेचकर उसके पैसे से वहाँ एक मकान खरीदकर और साथ ही कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते थे, क्योंकि निशांत अपनी नौकरी से और ऋचा अपनी नौकरी से दोनों ही संतुष्ट नहीं थे। अब उन दोनों को वही अपनी नौकरी करते हुए उसी घर में मालती जी के नियमों के अनुसार रहना पड़ा। अब ऋचा सुबह जल्दी उठकर चाय बनाती है, अपना और निशांत का नाश्ता बनाती है, लंच बनाकर पैक करती और फिर नौकरी पर जाती है। मालती जी ने निशांत और ऋचा को ऊपर के पोर्शन में 2 कमरे और एक रसोई दे दी थी। स्वयं वह नीचे रहती थी और उन्होंने अपना खाना बनाने के लिए एक काम वाली रख ली थी। साथ ही धीरे धीरे उन्होंने वृद्ध महिलाओं को आश्रय देना शुरू कर दिया था। अब तक उनके घर में 5-6 वृद्धा आश्रय ले चुकी थी। मालती जी ने एक कठोर फैसला बेटे के प्यार में आकर लिया था। अपनी कोई संतान पैदा न करके दूसरा कठोर फैसला आज लिया अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए। उन्होंने साबित कर दिया कि माँ की ममता यदि मोम की तरह मुलायम होती है तो माँ का स्वाभिमान पत्थर की तरह कठोर भी होता है, जिससे मोम के सांचे बनते हैं। आज मालती जी ने अपनी ममता को एक नए सांचे में ढाल लिया था। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या मालती जी ने सही फैसला लिया? और यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।